नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। इधर आप ईरान और इजरायल वॉर में मशगूल हैं, उधर सरकार ने सफाई अभियान चलाया हुआ है। सोशल मीडिया की सफाई का टेंडर 69A नाम के एक कानून के हवाले कर दिया गया है और महाशय संसद में कहते हैं इन दिनों व्यंग कम होता जा रहा है। किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग का अवसर मिलता रहता है, इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भाई साहब, आलम यह है कि आपने जरा सी चू चपड़ की, महामानव की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की तो आपके ऊपर ट्रंप का गुस्सा निकाल दिया जाएगा। बेइज्जती करने का हक सिर्फ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को ही है। इतिहास गवाह है, व्यंग के जरिए सत्ता से सवाल पूछने का सिलसिला चलता रहा है। वो जवाहरलाल नेहरू जिनकी वजह से ये सरकार अच्छे से नहीं चला पाए, वो खुद अपनी नीतियों के खिलाफ लिखा करते थे, लेकिन सच ही है वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आप कहते हो व्यंग कम हुआ है, आपके अंधभक्तों ने क्या कमी छोड़ी व्यंग को बढ़ावा देने में, फिर भी व्यंग कम हो गया। कॉमेडियंस के शोज तक में घुस गए थे वो। आपने ट्विटर अकाउंट्स भारत में बंद करवा दिए। डॉक्टर निमो यादव, इंडियन अरमदा, डक की बात जैसे तमाम अकाउंट्स बैन हो चुके हैं। और तो और आपने हमें भी नहीं छोड़ा है, मॉलिटिक्स की पोस्ट्स और कार्टून को भी ब्लॉक कर दिया गया है। बोला गया आओ पहले कोर्ट में हमारे साथ कबड्डी खेल लो। कितना दुख होता है जब इन अकाउंट्स को हम खोलते हैं और ये सुनाई देता है, लवणे न भोजन। मैं तो कहता हूं विपक्ष से, जब तक आप इनसे असल मायने की राजनीति नहीं सीखेंगे तब तक आप विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। कैसे वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए दिल्ली की गलियों से कुत्ते उठवा दिए थे, सेलिब्रिटीज सड़कों पर उतर गए थे। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े मुद्दों पर भारत सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहा है, फिर चाहे देश के अंदर महंगाई की बात हो, एलपीजी की बात हो या पलायन हो रहा हो, इस सब पर जवाबदेही तय करने के बजाय इनके मन में आया चलो इस बार ट्विटर अकाउंट बंद कर देते हैं। फिलहाल कुछ और दिमाग में आ नहीं रहा, यही कर दो। लोकतंत्र का लोकचंद्र बना दिया है। आलू चना आप खा सकते हैं, कर नहीं सकते। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। और तो और इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट रही, पाकिस्तान युद्ध रुकवा रहा है। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान और शांति दोनों एक ही सेंटेंस में। पिछले कुछ दिनों में जो ग्लोबल नैरेटिव बना है उसमें पाकिस्तान खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है जो तनाव कम कराने में भूमिका निभा रहा हो। ग्लोबल इक्वेशन पर नजर डालिए, रशिया पाकिस्तान को डिस्काउंट रेट पर तेल दे रहा है जो उसने भारत को देने से मना कर दिया था। चीन के साथ तो पाकिस्तान रिश्ते पहले से ही मजबूत कर चुका है, चाहे वो सीपैक हो या डिफेंस कोऑपरेशन हो। और अब सबसे बड़ा पॉइंट, अमेरिका भी उसे बीच बचाव कराने वाले के तौर पर देख रहा है पाकिस्तान को। कैन यू इमेजिन, भारत की विदेश नीति में सालों से एक लाइन बहुत साफ रही है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। लेकिन इस हफ्ते जो तस्वीर उभरी उससे लगा है कहीं हम ही धीरे धीरे साइडलाइन होते जा रहे हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा लग रहा है मानो इंडिया इज नाउ नोबडी इन द वर्ल्ड। क्या फायदा लेजर आईज रखने का भाई, ट्रंप ने हमारी कुल्फी बेच दी है। और तो और इस हफ्ते उत्तर प्रदेश की भी कुल्फी बिक चुकी थी, बस बच ही गई है। वो तो सरकार ने सही वक्त पर यूटर्न ले लिया। 23 मार्च को योगी जी ने ऐलान किया कि यूपी एआई की दुनिया में अब बड़ा कदम रखने जा रहा है। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं। अब ये मजाक वाली बात नहीं है, अब सीरियस बात हो गई है, ध्यान से सुनिए। योगी जी ने ऐलान किया था तो सुनने वाली बात है। बोले कि राज्य ने पुछ क्या है आई डोंट नो, पुछ एआई नाम के एक स्टार्टअप के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया गया। प्लान था कि एआई पार्क बनेगा, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स खड़े होंगे, एआई कॉमन्स प्लेटफॉर्म आएगा और एक एआई यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। लखनऊ एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ जमीन को एआई सिटी के रूप में डेवलप करने की बात चल रही थी भैया। और नोएडा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों को भी इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा बताया जा रहा था। भाई साहब कमाल, एकदम ऐसा लगता है क्रांति आ जाएगी। एक पल के लिए लगा कि बस अब यूपी सीधे डिजिटल सुपर पावर बनने वाला है जापान की तरह। मैंने तो सपने भी देख लिए थे, सपने। ये इंजन कितना अमीर हो गया। लेकिन कहानी में एक असली ट्विस्ट तब आता है जब लोगों ने थोड़ा गूगल करना शुरू किया। जिस कंपनी को 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सौंप दिया गया था वो तो 1 साल पुरानी थी, उसकी सालाना कमाई भी 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थी। मामला अब दिलचस्प हो गया। और दिलचस्प कब हुआ, जब उस पोस्ट के नीचे ही कम्युनिटी एक नोट लिखा हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि कंपनी की क्षमता इस स्तर की डील को पूरा करने की है ही नहीं और उसके फाउंडर पहले भी ऐसे बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। योगी जी एक बार पूछ ही लेते आपने क्या बनाया है इस एआई वाली जो कंपनी थी, इससे पुछ पछ जो भी थी। और क्या क्या बनाया आपने फेमस नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इंटरनेशनल बकैती।
एक यूट्यूबर ने एक रील अपलोड की जिसमें उन्होंने धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल दिया। नॉर्मल बात है, ये यूट्यूबर भाई ये काम करते रहते हैं, लेकिन इस रील पर लाइक आ गया द कश्मीर फाइल्स वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री का। अब आ गया तो एक यूजर ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकर के ट्विटर पर और रेडिट पर वायरल कर दिया। वायरल होते ही विवेक का लाइक ध्रुव की रील से गायब हो गया। लेकिन सोशल मीडिया यूजर इतनी आसानी से कहां छोड़ते हैं भाई। रेडिट और ट्विटर पर लोग टूट पड़े। कोई बोल रहा था कि भैया ये आदमी साइट्स इतनी जल्दी बदलता है जैसे टीवी का चैनल हो, रिमोट दबाया बदल गया। कोई बोल रहा है कि जेलसी एक बीमारी है भाई, इलाज करवाओ। किसी ने कहा जली ना, तेरी भी जली ना। जनता ने पूरा हिसाब किताब कर दिया है। तो क्या विवेक अग्निहोत्री गांधीवादी हो गए हैं? कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देते हैं? नहीं, ये सारा मामला है जेलसी का। जी, इन्होंने सरकार के प्रेम में कश्मीरी फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ताशकंद फाइल्स जैसी कई प्रोपेगेंडा मूवीज बनाई, सारी फ्लॉप हुई और आदित्य धुरंधर के जरिए मोदी पगलू होने का पूरा क्रेडिट ले गए। ये है जेलसी। डिमोनेटाइजेशन के फायदे गिना दिए भैया आदित्य जी ने। आदित्य के आगे विवेक जी की काबिलियत फीकी पड़ गई। लोग पहचान नहीं रहे हैं कौन विवेक है ना? सही कहा ना विवेक भाई? आप देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। बंगाल में एक बीएलओ का नाम ही वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया है। देखिए आप, डिजिटल इंडिया की तस्वीर है ये हमारे भारत की। यानी आप आयरनी देख रहे हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये मामला पश्चिम बंगाल की बशीरहाट उत्तर विधानसभा सीट का है। यहां एक ही बूथ से 340 वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। ये सभी वोटर्स एक ही समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? इनके वोट कटे हैं तो समझ लीजिए कौन होंगे। आ गया हो समझ में तो कमेंट में लिख के बता दीजिए कि क्या समझ में आया। अब इसके बाद सुनिए क्या हुआ। इसके बाद इलाके में विरोध शुरू हो गया कि भाई इतने नाम कैसे कट सकते हैं। अब विरोध हुआ तो विरोध के दौरान पता चला कि बीएलओ मोहम्मद शफी उल आलम का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, उनके परिवार के 2 बाकी सदस्यों के नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बीएलओ आलम बेचारे कह रहे हैं कि उन्होंने तो सभी वोटर्स को खुद जांच पड़ताल करके अपलोड किया था। अब यह मामला बीएलओ आलम की समझ से परे हो सकता है, लेकिन हमारी नहीं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, गोदी मीडिया मूवमेंट्स की तरफ। इस हफ्ते हजरा और मजूमदार ने ऑल्ट न्यूज के लिए एक रिपोर्ट की है जिसमें महाराष्ट्र के नागपुर की एक फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर बात की गई है। इस धमाके में 20 लोग मारे गए हैं और तकरीबन 23 घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में हजरा और मजूमदार ने बताया कि कैसे कथित तौर पर देश हित की बात करने वाले पत्रकार सिर्फ एक महामानव के हित की बात कर रहे हैं। 20 लोगों का मरना एक बहुत बड़ी घटना है। आप इसका स्केल समझिए। अमेरिका में एक प्रेग्नेंट महिला अपनी कंपनी से वर्क फ्रॉम होम मांगती है, कंपनी मना कर देती है, जिसके बाद महिला का मिसकैरेज हो जाता है। अमेरिका में उस कंपनी को लगभग 300 करोड़ रुपए फाइन करना पड़ता है, उस महिला को देना पड़ता है। और यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, 20 लोग एक कंपनी के हादसे में मारे जाते हैं, लेकिन मीडिया उसे रिपोर्ट तक नहीं करता है, लोगों को बताता तक नहीं है कि क्या हादसा हुआ है। इस दौरान ये नेशनलिस्ट पत्रकार क्या कर रहे थे उस पर जरा नजर डालते हैं। रिपब्लिक वर्ल्ड उस समय अपने डिबेट विद अर्नब शो में ट्रंप किल्स खामेनेई और हैशटैग ईरान वॉर एस्केलेट्स जैसे हैशटैग पर बहस कर रहा था। साथ ही नरेंद्र मोदी जी की रैलियां और मंदिर विजिट का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था। एनडीटीवी का हाल भी कुछ अलग नहीं था, उसका फोकस पूरी तरह से ईरान अमेरिका तनाव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रहा, लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया कि पाकिस्तान भी चौचाव कर रहा है। उनके शो में इंडिया मैटर्स में भी उस पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन नागपुर हादसे पर ढंग का बुलेटिन तक नहीं दिखाया गया। इंडिया टुडे ने भी लगभग यही रास्ता अपनाया। उनके प्राइम टाइम शो में राजदीप सरदेसाई जी ईरान ट्रंप टकराव पर चर्चा कर रहे थे और देश के अंदर हुई बड़ी इस औद्योगिक दुर्घटना को बस किनारे कर दिया गया। वहां पर भी पूरी तस्वीर देखकर ऐसा ही लगता है कि जो चैनल दिन रात खुद को नेशनलिस्ट बताते हैं, उनका नेशनलिज्म असल में देश के लोगों से ज्यादा सत्ता और राजनीतिक नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम रहा है। चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देखते हैं। जी हां, इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। तो गुड न्यूज क्या है? इस हफ्ते अच्छी खबर यह रही कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए सरकार को पीड़ित के लिए घर देने की या मुआवजा देने का ऑर्डर दे दिया। पिछले साल जब छावा मूवी रिलीज हुई थी तो महाराष्ट्र के नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। प्रशासन ने इस मामले में फहीम खान को मुख्य आरोपी बता दिया था और उन पर गंभीर से गंभीर धाराएं लगा दी गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। फहीम की गिरफ्तारी के करीब एक हफ्ते बाद नागपुर नगर निगम अचानक उनके घर पहुंच गया। नोटिस में कहा गया कि घर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में है, भाई साहब हटा लीजिए इसको, नहीं तो हम तोड़ देंगे। परिवार को लगा कि शायद सिर्फ वही हिस्सा हटाया जाएगा जो अतिक्रमण में आ रहा होगा, लेकिन अगले दिन जब बुलडोजर आया
पूरा 2 मंजिला घर मलबे में तब्दील कर दिया गया। अब करीब 1 साल बाद इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए नागपुर नगर निगम की दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि या तो परिवार का घर दोबारा बनाया जाए या फिर उन्हें उचित मुआवजा दे दिया जाए। और आज का हमारा आखिरी सेगमेंट है फैक्ट चेक। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके साथ दावा यह किया जा रहा था कि यह वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर का है और ईद के दौरान बजरंग दल के लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एक अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा था इस वीडियो के जरिए। पुलिस और बजरंग दल पर लाठीचार्ज कर दिया किसी ने। अब सोच सकते हैं, मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता, लेकिन माहौल पहले से ही थोड़ा सेंसिटिव था। होली के समय तरुण की मौत के बाद इलाके में तनाव की खबरें थी तो लोग इस वीडियो को उसी माहौल से जोड़कर सच मानने लगे होंगे, लेकिन असल में ये वीडियो दिल्ली का है ही नहीं। ये राजस्थान के 12 जिले का पुराना वीडियो है। पब्लिक टीवी की एक रिपोर्ट में यही वीडियो दिखाया गया था जिसमें बताया गया कि 11 फरवरी को 12 में पुलिस ने कुछ गौ रक्षकों पर लाठीचार्ज किया था। जी हाँ, ये गौ रक्षक थे जो पीटे जा रहे थे, पुलिस पीट रही थी और ये भी डंडा चला रहे थे। वहीं पत्रकार न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 9 फरवरी की मानी जाती है, जब कुछ लोग हिंदू संगठनों के सदस्य प्रताप चौक पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कि इलाके में गौहत्या की जांच की जाए, लेकिन जांच हो नहीं रही है। उन लोगों का कहना यह था। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। जब आप गूगल मैप्स पर प्रताप चौक सर्च करोगे तो वहां वही गुलाबी रंग की पुलिस चौकी मिलेगी जो वायरल वीडियो में देखी जा रही है। इसके अलावा फरवरी महीने की ही कई सोशल मीडिया पोस्ट भी मिले हैं जिनमें इसी घटना का जिक्र इसी तरीके से हुआ है कि देखो उत्तम नगर का वीडियो है। यानी साफ है कि ये वीडियो अब पुराना है, राजस्थान का है और इसका दिल्ली या ईद से कोई भी दूर दूर तलक लेना देना है नहीं। खैर, फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर हफ्ते की हाइलाइट्स के इस एपिसोड में आपको अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं और क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम करने वाले हैं आपकी मजेदार 5 कमेंट्स को अपने अगले एपिसोड में शामिल। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।